हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का और फॉर्मूला के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 का और फॉर्मूला बताऊँ। तो अध्याय फर्स्ट का अध्याय 1 का फॉर्मूला देखते हैं। अध्याय 1 में एक ही फॉर्मूला का यूज होता है, जो कि ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के, जो बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ ए इजकल टू भाज होता है, बी इजकल टू भाजक होता है और क्यू इजकल टू भागफल होता है और शेषफल होता है, जहाँ भाज इजकल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो पहला अध्याय के इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपको ये सारे फॉर्मूला पता रहेगा तो आधा से बेसी आपको हिसाब इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अध्याय दूसरा का में हम जाते हैं। तो अध्याय सेकेंड में बस 4 को ही फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, पहला तो द्विघात बहुपद, जिस अध्याय 2 में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पहले होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद द्विघात बहुपद का, उसके बाद देखो नंबर शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा अगर जो निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी वाई। अगर जो शून्यक का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी वाई होता है। ठीक है, उसके बाद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी यहाँ एक्स यहाँ जो बी रहता है, बी की जगह अल्फा प्लस बीटा और सी की जगह अल्फा इंटू बीटा का मान पुट कर देते। ठीक है, तो अध्याय सेकेंड का भी खत्म हो गया फॉर्मूला। उसके बाद अध्याय 3 का देखते हैं। आपको 2 को समीकरण दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसमें पूछेगा आपको कि प्रतिच्छेद इसका हल कितना होगा, ये मतलब प्रतिच्छेद इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका संगत कैसा है। तो दोस्तों, अगर जो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहेगा तो इसका हल वो द्वितीय होगा या इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा या युग्मक संगत युग्मक होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नंबर 2 में है फॉर्मूला a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इज नॉट इजकल टू c1 बाई c2। अगर दो बराबर रहेगा, एक बराबर नहीं रहेगा तो इसका ग्राफ समांतर होगा, समांतर इसका हल कोई नहीं होगा या इसका युग्म अनुसंगत होगा। उसके बाद नंबर 3, अगर जो a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2 रहेगा तो इसका ग्राफ समपाती होगा, इसका फिर हल अपरिमित रूप से अनेक होगा, इसका हल अनेक। अगर जो तीनों बराबर रहेगा तो इसका हल अनेक होगा। इसका जोड़ा युग्म जो होता है वो आश्रित होता है, संगत होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंबर 4 में ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला। अगर जो आपको इस तरह से इक्वेशन को दिया हुआ रहेगा और एक्स वाई का मान निकालने के लिए बोलेगा तो आपको इसको याद रखना है। एक्स बटे क्या होता है b1 c2 माइनस b2 c1 इजकल टू y इजकल टू c1 a2 माइनस c2 a1 इजकल टू 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। ठीक है, अगर जो एक्स का मान निकालना है तो ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये वाला जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपको ये याद हो जाएगा, इसका याद रखने का ट्रिक है 12 21 12 21 12 21। देखो यहाँ पे 12 21 है। ठीक है, खाली याद रखना है एक्स वाला में bc होता है, bc माइनस bc बटे ab माइनस ab, तो 12 21 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद y में भी वही होता है 12 21 12 21। इसमें खाली ca माइनस ca बटे ab माइनस ab, दोनों का नीचे वाला ab मतलब a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं अध्याय 4 का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अगर जो विवेचक यानी विभक्ता निकालने के लिए बोलेगा तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है, मूल निकालने के लिए बोलेगा तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट हंड्रेड बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, या इसके यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, रूट हंड्रेड डी भी लिख सकते हैं, इसके यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac के यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं। अगर जो आपका डी इक्वल टू 0 आ जाएगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा तो उसका मूल वास्तविक एवं समान होगा। यदि डी का मान 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल वास्तविक एवं समान होगा। अगर जो डी का मान 0 से छोटा होगा तो उसका मूल और वास्तविक होगा यानी बराबर नहीं होगा। उसके बाद अध्याय 5 का फॉर्मूला देखते हैं। यानी प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, सार्वंतर यानी एपी। पांचवा ध्यान क्या है, एपी। तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं। आपको एनवा पद निकालने के लिए बोलेगा तो उसका सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद को एल से सूचित भी करते हैं। ठीक है, उसके एन पदों का योग, अगर जो योग आपको निकालने के लिए बोलेगा तो इसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या एस एन अगर जो एल आपको दिया रहेगा, अंतिम पद दिया रहेगा तो एस एन इक्वल टू एन बटे 2 इंटू a प्लस एल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं अध्याय 6 का फॉर्मूला देखते हैं। अगर जो त्रिभुज ए बी सी में बी सी समानांतर डी, अगर जो त्रिभुज ए बी सी में समानांतर बी सी के समानांतर अगर डी कोई भुजा है तो उसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा ए डी। देखो ए डी बटे डी बी। ठीक है, उसके बाद इक्वल ए ई बटे ए सी के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ए बी बटे डी बी, फिर इधर इक्वल टू कौन होगा ए सी बटे ई सी। ठीक है, उसके बाद ए डी बटे ए बी, उसके बाद इक्वल टू कितना होगा ए ई बटे ए सी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 7वां अध्याय का फॉर्मूला देखते हैं। इसमें दूरी सूत्र देखते हैं। दूरी सूत्र होता है रूट हंड्रेड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसमें हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको शॉर्ट कोड में याद रखने का तरीका है 23 31 12। यहाँ पर x1 इंटू में एक बार होगा, उसके बाद प्लस x2 होगा, उसके बाद x3। इसको देखो 23 31 12 फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक है इसका। ठीक है, उसके बाद विभाजन सूत्र में होता है। देखो विभाजन सूत्र क्या होता है, बड़ी m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। एक्स के लिए y के लिए देखो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 है ये विभाजन सूत्र। ठीक है दोस्तों, इसका भी सॉल्व 12 21 बटे 12 12 21 बटे 12।
उसके बाद मध्य बिंदु अगर जो निकालने बोलेगा तो उसका सूत्र रहता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। उसका मूल बिंदु अगर निकालने के लिए बोलेगा तो √100x² + y², ठीक है दोस्तों। अगर जो त्रिभुज का केंद्रक बोलेगा तो x1 + x2 + x3/3 हो जाएगा, कॉमा y1 + y2 + y3/3 हो जाएगा। उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना विकर्णों की संख्या यानी हाफ गुना d1 गुना d2, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं दोस्तों अध्याय 8 में त्रिकोणमिति का फॉर्मूला देखते हैं। sin θ = लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब को p से सूचित करते हैं, कर्ण को आधार s से सूचित करते हैं। उसके बाद cos θ का आधार बटे कर्ण होता है, b बटे h होता है, ठीक है। tan θ = लंब बटे आधार होता है, b बटे h होता है। cosec θ कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब होता है, h बटे b होता है। sec θ का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार होता है, यानी h बटे b होता है। cot θ का फॉर्मूला आधार बटे लंब होता है, b बटे h होता है, ठीक है दोस्तों। हमें पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। या कर्ण = √100 लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, या लंब = √100 कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या आधार = √100 कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। अगर जो आपको sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो इसको cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर जो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो इसका स्क्वायर घसेगा तो इधर रूट आएगा, तो क्या हो जाएगा √100 - cos स्क्वायर थीटा, या cos थीटा = √100 - sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, उसको भी ऐसे निकाल लेगा। sec स्क्वायर थीटा का अगर निकालना होगा तो ऐसे इसको उधर भेज देगा, ठीक है। उसके बाद cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है दोस्तों। cosec स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 + cot स्क्वायर थीटा, अगर cosec स्क्वायर थीटा cosec थीटा = √1 + cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा - 1, cot थीटा = √1 cosec स्क्वायर थीटा - 1, ठीक है। उसके बाद sin थीटा × cosec थीटा = 1 होता है, ठीक है। sin थीटा का मान निकालना गुणा में है तो ये भागा में आ जाएगा। sin थीटा = 1 बटे cosec थीटा, cosec थीटा = 1 बटे sin थीटा। cos थीटा × sec थीटा = 1 होता है, cos थीटा का मान निकालना तो 1 बटे sec थीटा, अगर sec थीटा का मान 1 बटे cos थीटा। tan थीटा × cot थीटा का tan थीटा × cot थीटा = 1 होता है, ठीक है। tan थीटा = 1 बटे cot थीटा, cot थीटा = 1 बटे tan थीटा, tan थीटा = sin थीटा बटे cos थीटा होता है, cot थीटा = cos थीटा बटे sin थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद sin 90 - थीटा = cos थीटा होता है, cos 90 - थीटा = sin थीटा होता है, tan 90 - थीटा = cot थीटा होता है, cot 90 - थीटा = tan थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद अध्याय 12 के फॉर्मूला को देखें, अध्याय 12 का और फॉर्मूला देखें, ठीक है दोस्तों। तो पहला नंबर है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 2 होता है। उसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर या 90/360 पाई r स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। उसके बाद लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछेगा, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर - 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। उसके बाद दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर तो इंटू 360 माइनस थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। उससे वृत्त का परिधि पूछेगा तो 2 पाई, वृत्त का परिधि 2 पाई, अर्धवृत्त का परिमाण पाई r + 2r, तो इससे आप कॉमन r को ले लेंगे तो आ जाएगा r × पाई + 2। उसके बाद त्रिभुज खंड के चाप की लंबाई पूछेगा, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई, ठीक है दोस्तों। अब अध्याय 13 का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो घनाभ का आयतन होता है l × b × h, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठफल 2 × l + b + bh + lh, ठीक है। और घनाभ का विकर्ण होता है √l² + b² + h²। उसके बाद घन का आयतन होता है भुजा q या l q या a q होता है, ठीक है। घन का पृष्ठफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर या 6l² या 6a स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 4a स्क्वायर। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा यानी √3a। उसके बाद बेलन का आयतन, उसके बाद बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। उसके बाद बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r s + 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यू। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r l। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r l + पाई r स्क्वायर या पाई r × l + r। उसके बाद देखते हैं छिन्नक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई l × r + r बड़ी r + छोटी r + पाई × बड़ी r स्क्वायर + छोटी r स्क्वायर। उसके बाद छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r × बड़ी r + छोटी r। उसके बाद छिन्नक का आयतन हो जाएगा 3 पाई h × बड़ी r स्क्वायर + छोटी r स्क्वायर प्लस बड़ी r छोटी r। नोट l स्क्वायर = h स्क्वायर + r बड़ी r - छोटी r का होल स्क्वायर। उसके बाद लास्ट और आखिरी अध्याय का फॉर्मूला देखते हैं माध्य, यानी माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f या सिग्मा f i x i बटे सिग्मा f i। माध्यक बराबर होता है l + n/2 - c f बटे f गुना h, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बहुलक का फॉर्मूला होता है l + f1 - f0/2 f1 - f0 - f2 गुना h हो जाता है। उसके बाद माध्य = कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद माध्य का फॉर्मूला अगर जो n = विषम संख्या हो तो n = विषम संख्या मान चलो n = विषम संख्या होगा। अगर जो कोई भी दिया हुआ उसको पहले आरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आरोही क्रम में सजाने के बाद जो इधर से तीन गिनेगा, 3 अंक गिनेगा 1 2 3, फिर इधर से भी 3 अंक 1 2 3, जो बीच में आएगा वही मेरा माध्यिका कहलाएगा, ठीक है। अगर जो n = सम संख्या हो तो पहले उसको आरोही क्रम में सजा लेंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। इधर से 3 अंक गिनेंगे, इधर से भी 3 अंक गिनेंगे, जो बीच में बचेगा उसको जोड़ के 2 से भागा दे देना, यानी 9 और 10 बचा, 9 + 10 19 हो गया, 19/2 = 9.5 इसके बीच होगा, माध्यिका निकल जाएगा। बहुलक का फॉर्मूला था सबसे अधिक बड़ा आने वाला संख्या, यानी इस मतलब एग्जाम्पल में देखो 1 3 5 5 4 6 है। इसमें देखो कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, 1 बड़ा है, 3 एक बार में, देखो 5 3 बड़ा है, इसलिए बहुलक कौन जो सबसे अधिक बड़ा है वही मेरा बहुलक कहलाएगा। बड़ी संख्या माने छोटी संख्या। एग्जाम्पल में देखो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 6 है बड़ी संख्या, और छोटी संख्या कौन है, 1 है। तो बड़ी संख्या माने छोटी संख्या, 6 - 1 5। तो हमारा अब एंड हो गया। अगर जो हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।